बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रेडियस ऑफ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल भी है जिससे हम वाकिफ़ हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स मौजूद हैं और इसका कोई एक शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मैस m है और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E नेगेटिव है और ये इसमें सर्कुलर पाथ में इस ऑर्बिट में इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट का फासला ये रेडियस कहलाता है जिसको r से ज़ाहिर किया गया है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं हमें इल्म नहीं। बहरहाल इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन है तो इसमें एक प्रोटॉन होगा, हीलियम है तो 2 प्रोटॉन हैं, लिथियम है तो 3 प्रोटॉन्स हैं। इसलिए मैंने ये लफ्ज़ बोला कि हमें इसका इल्म नहीं, क्योंकि हम ये जनरल बात ले रहे हैं। कोई भी एटम हो सकता है, किसी एलिमेंट का ये एटम हो सकता है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ना इससे अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, तो इस पर बैक वक्त 2 फोर्सेस का लगना ज़रूरी है। एक फ़ोर्स जो इसको अंदर की तरफ खींच रही हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक जो बाहर की तरफ इसको खींच रही है, जो चाहती है कि ये टेंजेंट बना के इस तरीके से चला जाए, ये कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है F = mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसको कूलम्स लॉ से डिफ़ाइन किया गया है। क्योंकि ये चार्ज बॉडीज़ हैं, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, एक न्यूक्लियस का चार्ज जो उसको अंदर की तरफ खींचता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो इस पे मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है अपोजिट चार्ज होने की वजह से। तो कूलम्स लॉ से इनको यहाँ पे मैथमेटिकली डिफ़ाइन किया गया है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं F = GE²/4πε0r²। इसमें 1/4πε0 ये डेफिनेटली यहाँ पर मैथमेटिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। इसमें एक बात आप समझेंगे, प्रोटॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, और ये चार्ज कितना होता है 1.602 या 1.602 to 10⁻⁻19 कूलम, जिसको आप इसी चैप्टर में ऑलरेडी मालूम कर चुके हो मिलीकेन्स मेथड के ज़रिए से। तो इसमें अगर एक प्रोटॉन है तो चार्ज इतना होगा, 2 प्रोटॉन हैं तो चार्जेस इससे डबल होंगे, 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 गुना ज़्यादा होंगे। लिहाजा हमने यहाँ पे ZE लिखा। Z क्या है, प्रोटॉन्स की तादाद। अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 होगा, 1 × E+। एक प्रोटॉन का चार्ज, हीलियम है तो 2 होंगे, 2 प्रोटॉन्स का चार्ज, लिथियम है तो 3 होंगे, 3 प्रोटॉन्स का चार्ज, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन एक ही है जिसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। लिहाजा इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अंदर डिनोमिनेटर में हमें 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। 4 डिजिट है कांस्टेंट, पाई 22/7 इसकी वैल्यू होती है, या 3.14 कांस्टेंट है, और ε0 ये भी कांस्टेंट है जिसको वैक्यूम परमिटिविटी के नाम से पहचाना जाता है, और इसकी वैल्यू है 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। चूँकि इलेक्ट्रॉन
जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द अपने ही पाथ में मूव करेगा, टेंजेंट बना के इस तरफ नहीं जाता, और ना ही न्यूक्लियस की तरफ मूव करके उसमें फॉल करता है। इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपस में बराबर होती हैं। तो इनकी इक्वेशंस हमने यहाँ पे पुट कर दी, और लिहाजा आर स्क्वायर को इस तरफ ले आएँ तो आर स्क्वायर का जो यहाँ पे होगा स्क्वायर ये से कट जाएगा, बाकी इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। ऐसे ज़िमनन ये बात भी हम समझते चलें कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेडियस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इट मीन if electron is in the lower orbit, in the lower shell, closer to the nucleus, it will move very faster as compared to the electron which is present in the higher orbit। चूँकि higher orbit में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका चूँकि रेडियस बड़ा होगा, लिहाजा इसकी वेलोसिटी कम होगी। हमने चूँकि ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, लिहाजा हमें इन वैल्यूज़ का इल्म होना ज़रूरी है। जी प्रोटॉन की तादाद कितनी है ये हमें इल्म होता है अगर हमें पता हो कि ये एटम कौन सा है। अगर हाइड्रोजन है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर सोडियम है तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 11 होगी, मैग्नीशियम है तो 12 होगी, क्लोरीन है तो 17 होगी, हमें इसका इल्म है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे तो इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होती है, हमें इसका इल्म है। 4 का, पाई का, वैक्यूम परमिटिविटी का और मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों का हमें इल्म ऑलरेडी है। मगर वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, हमें इसका इल्म नहीं। एक तो हर ऑर्बिट में वेलोसिटी चेंज होती है, और दूसरी हमें इसको डायरेक्टली मालूम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा, या इसको समझने के लिए सम अदर मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा। लिहाजा हमें वेलोसिटी वाले फैक्टर से छुटकारा हासिल करना होगा। इससे हम जान छुड़ा सकते हैं क्योंकि हम बोहर मॉडल स्टडी कर चुके हैं, और उसका 4th पोस्टुलेट कुछ इस तरीके से है। mvr इज़ इक्वल टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होता है। वेलोसिटी को यहीं रहने दें, mr को इस तरफ ले आए, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको यहाँ से उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तो यहाँ वेलोसिटी ये आएगी, स्क्वायर इसकी जगह ऑलरेडी मौजूद है। ये स्क्वायर हो जाएगा n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, r का स्क्वायर। जिस चीज़ का बटा ना हो उसका बटा 1 होता है, a/b ओवर ये सारा हो गया c/d। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसका बटा 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर रहेगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन में हम r मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 4 से 4 कट जाएगा, स्क्वायर 1 पाई से कट जाएगा, और मैस का स्क्वायर 1 मैस से कट जाएगा, बाकी वैल्यूज़ एज सच रहेंगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये स्क्वायर है r का, ये इस 1 से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, n स्क्वायर, ये भी इस तरफ, पाई स्क्वायर, h स्क्वायर, n स्क्वायर, h स्क्वायर, वैक्यूम परमिटिविटी r यहीं रहेगा, मैस ze स्क्वायर, ये जो हैं ये इस तरफ जाके बटा बन जाएंगे। फाइनल हमारे पास इक्वेशन ये बनती है। इसमें हमें सब वैल्यूज़ का इल्म होता है मां सिवाय n के और z के। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो एटम है वो हाइड्रोजन का है, तो प्रोटॉन की तादाद 1 होगी, यहाँ हम 1 पुट कर देंगे। लिहाजा z से हमें छुटकारा मिल गया। अब इक्वेशन फाइनल ये बनती है। n स्क्वायर को बाहर लिखने की हिकमत ये है कि कौन सा ऑर्बिट है न्यूक्लियस की गिर्द, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, हमें इसका नहीं इल्म। तो ये केस टू केस चेंज हो सकता है, मगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये कभी चेंज नहीं होती। इन सब की वैल्यूज़ पुट करें, हमें इल्म है, इसकी वैल्यू अभी हम स्टडी कर चुके। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू को पता है 6.64 10⁻³ जूल/सेकेंड।
इसका पता है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसकी मैग्नीट्यूड का भी हमें इल्म है। तो ये सारी इसके बराबर बनती हैं, मगर 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इस सारे को हम यूँ लिख सकते हैं, एन स्क्वायर यहाँ पे एज सच मौजूद रहेगा। सो आर ओनली डिपेंड्स अपॉन दी स्क्वायर ऑफ एन, और एन क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसके बारे में लास्ट टॉपिक पे भी मैंने आपको बताया था कि इसी चैप्टर में आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी ये शेल नंबर एक ऑर्बिट नंबर है। अगर पहला ऑर्बिट है तो यहाँ आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, और यहाँ पे हम 0.529 एज सच है और इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरा ऑर्बिट है तो ये एज सच रहेगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। दूसरा ऑर्बिट है तो बाकी सारी वैल्यूज तो सेम होंगी, जस्ट यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 का स्क्वायर, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ जा बनेंगी कैलकुलेट करने के बाद। यानी इसका स्क्वायर 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर 9 बन जाएगा, इसका स्क्वायर 16 बन जाएगा, और अगर फिफ्थ ऑर्बिट लेंगे तो 25 बन जाएगा, छठा ऑर्बिट लेंगे तो 36 बन जाएगा, सातवां ऑर्बिट लेंगे तो 49 बन जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि दूसरे और पहले ऑर्बिट के दरमियान गैप क्या है। यहाँ वैल्यू पुट करें रेडियस दूसरे की और यहाँ पे पुट करें पहले की, ये फ़र्क जा बनेगा तकरीबन 1.5। मैं एवरेज वैल्यू या इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ। थर्ड और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान गैप क्या है, इससे इसको खारिज करें, तकरीबन 4 वैल्यू जा बनती है, और फोर्थ से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू तकरीबन ये वैल्यू जा बनती थी 4 से, इसको निकालें 2, और ये वैल्यू तकरीबन 4 जा बनती है। इसका मतलब है न्यूक्लियस से हम जूँ दूर जाएंगे, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, एंड सो ऑन, जूँ न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एडजेसेंट ऑर्बिट्स के दरमियान गैप बढ़ता जाएगा, जुड़वां शेल्स के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। पहले और दूसरे शेल्स के दरमियान फासला क्या है, कम है। दूसरे और तीसरे के दरमियान क्या है, इसकी निस्बत ज़्यादा है। तीसरे और चौथे के दरमियान उनसे ज़्यादा है। चौथे और पाँचवें के दरमियान उनसे ज़्यादा होता जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आखिरी जो बात है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर बेशतर पूछ ली जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे, और ओवरऑल तौर पे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।